आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हाथरस सत्संग में अब तक 121 की मौत, मुख्य सेवादार पर मुकदमा दर्ज, बाबा को नहीं किया नामजद, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बैठकों का दौर जारी, जल और सिंचाई विभाग के कार्यों पर मंथन, सचिवालय में अधिकारियों से की चर्चा। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई, डोईवाला में 1 किलो से ज्यादा स्मैक बरामद, बताई जा रही करीब 3.5 करोड़ रुपए कीमत, यूपी का तस्कर अरेस्ट। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव, प्रचार प्रसार में जुटे सभी दलों के प्रत्याशी जनता से जिताने की कर रहे अपील। और उत्तराखंड में पहाड़ों से मैदान तक मूसलाधार बारिश, रामनगर रोडवेज डिपो में जल भराव, मलबा आने से 6 स्टेट हाईवे सहित 96 सड़कें बंद। और अब खबरें विस्तार से। सिकंदराव में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में अब तक 121 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जानकारी है कि इस केस में बाबा के मुख्य सेवादार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर पर मुकदमा किया गया, लेकिन हाथरस पुलिस ने बाबा को एफआईआर में नामजद नहीं किया। इसके साथ ही सेवादार और अन्य आयोजकों पर ही पुलिस ने केस लिखा। इधर ये भी कहा गया कि सत्संग में आयोजन की शर्तों का भी उल्लंघन किया गया, क्योंकि 80,000 की अनुमति ली गई थी, लेकिन भीड़ आई 2.5 से 3 लाख के करीब। घटना के बाद सबसे पहले इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए कार्यक्रम के आयोजकों और गुरुजी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने की भी बात सामने आई है। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के क्रम में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें, टीम ने देहरादून के डोईवाला से एक स्मैक तस्कर को 1 किलो 200 ग्राम के स्मैक के साथ अरेस्ट किया, जिसकी बाजार कीमत करीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए है। आपको बता दें, आरोपी बिजनौर का रहने वाला है। हरिद्वार में ट्रैवल कारोबारी के ऑफिस में घुसकर आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने ट्रैवल कारोबारी के साथ मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही ट्रैवल कारोबारी और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया। हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। सर के दापकी गांव के पास गुलदार का आतंक देखने को मिला। गुलदार के डर से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं गुलदार गांव की गलियों में बेखौफ होकर घूम रहा है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। गुलदार ने गांव में किसान की पशुशाला में घुसकर गाय के बछड़े को अपना शिकार बनाया। मंगलौर उपचुनाव के दौरान जहां एक और त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो वहीं इसी के चलते बसपा प्रत्याशी उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी को अलग अलग समुदाय के लोगों से भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे उनके समर्थकों की संख्या भी तादाद में बढ़ती जा रही है। मंगलौर के टोली मोहल्ले में भी कई लोगों ने उनको समर्थन दिया, जिसको लेकर प्रत्याशी सहित समर्थकों में भारी जोश देखने को मिला। देखिए, बहुत सारे चेहरे हैं जिन्होंने समर्थन दिया है। उसमें मोबिन भाई हैं और भी बहुत सारे चेहरे हैं
जो पहले वहाँ उसमें अपोजिशन में रहे, लेकिन आज उन्होंने हमें समर्थन देने का काम किया है। अल्लाह का करम है, इनाम है जो हमारे वालिद साहब का जो कार्यशैली थी और हमारी जो कार्यशैली वो उन्हें पसंद है, तो उसको देखते हुए उन्होंने हमें समर्थन दिया है और हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। समर्थन का मतलब ये है कि लोग समर्थन वैसे तो देते नहीं, इनके विकास कार्यों के लिए समर्थन दे रहे हैं। और अब तक जो इनके वालिद मरहूम जो विधायक बने थे, उन्होंने इस क्षेत्र में जो विकास किया था वो बड़ा विकास था। इसी के आधार पर लोग समर्थन देते जा रहे हैं और यकीनन ये विजयी होंगे। हम जीत को लेके पूरे आश्वस्त हैं और इंशाअल्लाह अब की बार पिछली बार से बहुत अच्छा मैंडेट हमें मिलने जा रहा है, क्योंकि हमें हर बिरादरी, हर कुनबा, हर आदमी हमें समर्थन दे रहा है। और जिन लोगों का मैंडेट ये है कि हम हार रहे हैं, तो ये जो पर्दे जो अभी ढके हुए हैं ना, ये 13 तारीख को हटा दिए जाएंगे। तो मेरी नज़र में तो दोनों प्रत्याशी भारी हैं। मंगलौर में से तो मंगलौर का बस एक ही प्रत्याशी है, उबैदुर रहमान मोंटी। कांग्रेस ने भी भारी प्रत्याशी उतारा है और भाजपा ने भी भारी प्रत्याशी उतारा है। कांग्रेस के प्रत्याशी राजस्थान से आते हैं और एक प्रत्याशी समालका से आते हैं। तो मंगलौर की जनता बेवकूफ़ नहीं है, लिहाजा मंगलौर की जनता मंगलौर के लड़के को वोट देगी। ये सेवा की विरासत है, सियासत की विरासत नहीं। हम लोग सेवा करेंगे, मंगलौर में रहेंगे। बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव आने वाले 10 जुलाई को होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में लगातार भाजपा के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। और वहीं इसी दौरान भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता ग्रामीण और इलाकों में पहुंच रहे हैं और घर घर जाकर लोगों से मिलकर जन समस्याओं को भी सुन रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में वोट मांगने की अपील भी लोगों से कर रहे हैं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जोशीमठ नगर मंडल के कार्यकर्ता बूथ संख्या 23 पर बाजार में रहने वाले नगरवासियों के घरों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को विजय बनाने के लिए लोगों से वोट मांगते हुए भी देखे गए और भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पोस्टर और झंडा लगाकर प्रचार प्रसार अभियान में गति प्रदान की। जनता पार्टी जोशीमठ नगर मंडल की बूथ संख्या 23 अपर बाजार वार्ड पर कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेंद्र भंडारी जी के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील की है। और लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि विकास को देखते हुए हम सब भारतीय जनता पार्टी को अपना मतदान करेंगे। डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए आ रहे हैं, जबकि मौसम भी हमारा खराब है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि वो राजू भंडारी के लिए पूरा दिल खोल के प्रचार कर रहे हैं। बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सभी दलों के प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वोट देने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी नवल खाली, जो कि पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं, वो भी लगातार हर ग्रामीण इलाके में विगत कई दिनों से क्षेत्र भ्रमण पर निकले हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों की जन समस्याओं को भी सुन रहे हैं। इसके साथ ही साथ अपने पक्ष में वोट देने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। लोगों में आक्रोश है इस बात को लेकर के कि क्या जनता इन पार्टियों के गुलाम है, क्या जनता कोई भेड़ बकरी है क्या? आप जो है जबरन जनता के ऊपर चुनाव थोप दोगे और जनता जो है आपको वोट दे देगी। जनता जाग चुकी है, हमारे पूरे बद्रीनाथ की जनता बहुत समझदार जनता है, वो अब जाग चुकी है और वो इन नेताओं को, दोनों पार्टियों को मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को भी और कांग्रेस पार्टी को भी, दोनों नेताओं को करारा जवाब वो देने जा रही है। क्योंकि इन 24 सालों के भीतर हमने देखा इन दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड के पहाड़ों में राज किया और क्या दिया? अरे जोशीमठ में अल्ट्रासाउंड जैसी व्यवस्था नहीं, महिला रोग विशेषज्ञ नहीं, अस्पताल में कोई और अन्य व्यवस्थाएं नहीं। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बड़ा गांव आता है। ग्राम सभा बड़ा गांव से नेशनल हाईवे 107 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है। नेशनल हाईवे 107 राष्ट्रीय राजमार्ग सीधा नीति बॉर्डर तक पहुंचता है। इसमें बड़ी बात तो यह है कि इसी नेशनल हाईवे 107 राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम सभा बड़गांव के मुख्य टैक्सी स्टेशन पर दर्जनों जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं, जो दर्जनों जानलेवा गड्ढे वाहन स्वामियों से लेकर के पैदल आवाजाही करने वाले राहगीरों के लिए मुसीबत का कारण बने हुए हैं। ऐसे में बड़ी बात यह है कि जहां पर ये बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे हैं, ठीक उनके पास लोगों के घर आशियाने हैं और साथ ही साथ दुकान मौजूद है, जिसके चलते बरसात का गंदा पानी इन जानलेवा गड्ढों में भर जाता है, जिसकी वजह से राहगीरों से लेकर दुकानदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग से विभाग के बड़े बड़े आला अधिकारी आए दिन गुजरते हैं, लेकिन कोई भी इन गड्ढों की सुध नहीं ले रहा। जन टीवी की टीम NH 107 यानी कि ग्राम सभा बड़गांव में मौजूद है और आपको बता दें कि जिस ग्राम सभा बड़गांव से नीति हाईवे गुजरती है, जिस नीति हाईवे पर
ग्राम सभा बड़गांव में एक टैक्सी स्टेशन है जहां पर बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं। जो जानलेवा गड्ढे लोगों के लिए काफी मुसीबत के कारण बने हुए हैं और जिन गड्ढों के चलते जो पैदल आवाजाही करते हैं, जो लोग राहगीर हैं, उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि आजकल पहाड़ों में मानसूनी बरसात हो रही है। जिस मानसूनी बरसात के चलते इन टैक्सी स्टेशन के पास जहाँ पर मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, उन गड्ढों में जल भराव हो रहा है। जो जल भराव जो दोनों तरफ, जो दाएं बाएं तरफ जो लोगों के घर हैं, उन घरों तक वो गड्ढे का गंदा पानी पहुंच रहा है, जिस कारण लोगों को भी यहाँ पर भारी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। और आपको मैं खास तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय जन टीवी दिखा रहा है ग्राउंड जीरो से। ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर NH 107 की तस्वीरें देखने को मिल रही है, ये देख सकते हैं। जबकि इस राष्ट्रीय राजमार्ग NH 107 नीति हाईवे पर इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित विभाग की आए दिन गाड़ियां गुजरती है, बड़े बड़े आला अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन कुछ भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। शायद संबंधित विभाग किसी बड़े हादसे के इंतजार में यहाँ पर बैठा हुआ है। यहीं से लोग जोशीमठ के लिए जाते हैं, तमाम नीति घाटी के लिए जाते हैं। जो मेन टैक्सी स्टेशन है वो यहीं से शुरू होता है, बड़गांव गांव से, और इसी टैक्सी स्टेशन के पास दर्जनों गड्ढे बने हुए हैं। संबंधित विभाग कुछ भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। शायद संबंधित विभाग की अगर बात की जाए तो काफी लापरवाही इस समय संबंधित विभाग यहाँ पर बरत रहा है। कैमरामैन साथी सोनू उनियाल के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाने में तैनात ASI की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। गंभीर अवस्था में दरोगा को इलाज के लिए आनन फानन में निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिसकर्मी की मौत की खबर से महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना के बाद पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। तो वहीं जिले के SSP मंजूनाथ TC ने बताया कि थाना पुलभट्टा में तैनात अपर पुलिस निरीक्षक सुरेश पसपोला, जो थाना परिसर की बैरक में रहते थे, मंगलवार सुबह रोजाना की तरह टंकी पर नहाने के लिए गए थे और कपड़े और जूते धोने के बाद दीवार पर सूखने के लिए रख रहे थे। इसी दौरान उसी दीवार से सटे हुए लोहे का सोलर लाइट पोल में बिजली का करंट फैल गया। सुरेश पसपोला की मौत की सूचना के बाद उनके परिजनों में कोहराम मच गया। तो तुरंत CPR दे दिया गया पूरी टीम द्वारा। सरकारी गाड़ी में तत्काल जो है किच्चा हॉस्पिटल और तदोपरांत जो है गौतम हॉस्पिटल लेके गया, परंतु वहाँ पर कोई एक्टिविटी कार्डियक की नहीं थी। CPR लगातार प्रोटोकॉल के तहत दिया गया। ये सब के बाद डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया है, ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया है। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारा दुर्घटना जो हुई है तो जिसमें हमारा ASI की मृत्यु हो गई, हमें एक ASI को खोना पड़ा, तो बहुत ही दुर्घटना की मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना से हमारा पूरा परिवार, पूरा पुलिस परिवार जो है आहत है हम लोग। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लक्सर बहादुरपुर खादर में बीती रात दो पक्षों में जमीनी विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति को गंभीर चोट आने के बाद उसकी मौत हो गई थी, जिसके शव को पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। वहीं परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को कोतवाली से लगभग 50 मीटर दूर रखकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान परिजनों की ओर से महिला पुरुष सभी मौजूद रहे। सभी लोग चौकी इंचार्ज के सस्पेंड करने की मांग करते रहे। वहीं परिजनों ने शव को रखकर लगभग 3 घंटे तक मौका पे धरना दिया। परिजनों के साथ मौके पर किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी भी मौजूद रहे। एक सही काम के लिए भी आज लड़ना पड़ा। अब SP देहात ने और जो CO साहब थे उन्होंने ये सब चीज़ें देखते हुए कि हाँ कहीं ना कहीं उसकी गलती है और उन्हें संरक्षण दिया। उसे गुंडा प्रवृत्ति के लोग थे, उन पर गैंगस्टर अलग अलग धाराएं लगी हुई थी, 14 देख सकते हैं।
उस सबको देखते हुए और चौकी इंचार्ज की गलत भूमिका देखते हुए उसे लाइन हाजिर करा। इसी और 2-3 दिन का उन्होंने समय लिया कि हम उसे सस्पेंड भी कर देंगे। पक्षों के बीच हुए संघर्ष में एक युवक अशोक सैनी की मृत्यु हुई थी, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष के लोगों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था, जिसको मौके पर आकर समझाया बुझाया गया है। और इसमें जांच के उपरांत जिन लोगों की भी जो भी भूमिका रही है उन लोगों के द्वारा इस संबंध में तहरीर दी गई है, निंदक तहरीर दी गई है। अभियोग पंजीकृत कर जिसकी जो भी भूमिका होगी उसके अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चंपावत के पर्वतीय क्षेत्र में मंगलवार शाम से बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग द्वारा 3 दिन भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बुधवार 3 जुलाई को भारी बारिश के बीच लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र में नौनिहाल खतरा उठाकर स्कूल पहुंचे। प्रशासन के द्वारा मौसम विभाग के द्वारा जारी भारी बारिश के अलर्ट के बावजूद स्कूल्स को बंद नहीं किया गया। हालांकि डीएम चंपावत ने 2 जुलाई को स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्र की छुट्टी की, लेकिन तब बारिश नहीं हुई। तो वहीं ऐसे मामले में अभिभावकों का कहना है मंगलवार शाम से बारिश शुरू हो गई थी तो प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी करनी चाहिए थी। लगातार रामनगर और आसपास के इलाकों में बारिश का कहर बना हुआ है। बारिश की वजह से जहां एक और आम जनजीवन बुरी तरह से ठहर गया है, तो वहीं रामनगर में निर्माणाधीन रोडवेज डिपो में जलभराव होने की वजह से यात्रियों के साथ ही रोडवेज के कर्मचारियों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज में जलभराव की वजह से यहां लगे ट्रांसफार्मर से भी करंट फैलने का खतरा बना हुआ है। रोडवेज के कर्मचारियों ने निर्माणाधीन कंपनी के ठेकेदार और इंजीनियर पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों से कहने के बाद भी बरसाती पानी की निकासी नहीं की जा रही, जिससे रोडवेज परिसर में करंट फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं कर्मचारी और यात्रियों की जिंदगी पर भी खतरा बना हुआ है। और लगातार कल रात से यहाँ बारिश हो रही है, जिस कारण बिजली के पोल के पास पानी भर चुका है। पानी घुटने घुटने तक भर चुका है। ठेकेदार के आदमी को हम कई बार जाके फ़ोन पे भी और खुद भी जाके बोलाए हैं, परंतु उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और यहाँ पे करंट आने का खतरा, पैसेंजरों की जान हानि का खतरा हो सकता है, परंतु कोई भी यहाँ पे सुन लेने को तैयार नहीं है। कुमाऊं भर में देर रात से ही बारिश का दौर जारी है। नैनीताल के हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी, लालकुआ, कोटा भाग क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए। अल्मोड़ा से बहने वाली कोसी नदी की बात की जाए तो रामनगर पहुंचते पहुंचते इसका जलस्तर 3000 क्यूसेक तक पहुंच गया। इस साल कोसी नदी का सबसे कम जलस्तर 40 क्यूसेक तक रहा। वहीं बरसाती नालों की बात करें तो हर साल जानलेवा साबित होने वाले धनगढ़ी, पनौद, सांवलदे, ढेला नदी, बेलगढ़ बरसाती नाला, तिलमठ बरसाती नाले भी उफान पर थे। हालांकि अभी इनका जल स्तर कम हो गया है। तो वहीं प्रशासन ने भी सभी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की कि नदी नालों के पास ना जाए और उनसे दूर रहें। लालकुआ नगर क्षेत्र के आसपास कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते बड़े पैमाने पर जलभराव हो गया। बेहतर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के चलते बरसात का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बुरे हालात यहां बंगाली कॉलोनी और खड्डी मोहल्ला के हैं, जहां लोगों के घरों में पानी भर गया। वहीं अलर्ट मोड पर आए जिला प्रशासन ने व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कमर कस ली है। यहां सूचना मिलने के बाद तहसीलदार मनीषा और नगर पंचायत लालकुआ के अधिशासी अधिकारी राहुल सिंह मौके पर पहुंचे और खड्डी मोहल्ला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिसके बाद स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने दुग्ध संघ के आवासीय परिसर में पीड़ितों के लिए ठिकाना बनाया। अभी लालकुआ क्षेत्र में जैसे हमारा बंगाली कॉलोनी है और हमारा खड्डी मोहल्ला है, यहाँ पे थोड़ा जल स्तर बढ़ गया है, तो स्थायी समाधान के प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। जो कि यहाँ पे विभाग के लोग हैं उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं कि समय अंतर्गत अपने यहाँ टीम को तैनात रखें और खुद भी यहाँ पे आके रहती करते रहें। साथ साथ जो हमारा खड्डी मोहल्ला वाला एरिया है, वहाँ पे जल स्तर थोड़ा सा बढ़ गया है, तो लोगों को शिफ्ट करने के लिए हमने जो हमारा अम्बेडकर पार्क वाला एरिया है खुलवा दिया है, ताकि वहाँ पे रह सके।
देहरादून में मानसून की शुरुआती बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख दी है। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है, जिससे आमजन मानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बात पर जब दून के पूर्व मेयर और धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली से कहा गया तो उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले जलभराव की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वहीं उन्होंने बड़ा सवाल भी किया कि विनोद चमोली ने कहा जलभराव की स्थिति अभी खत्म तो नहीं हुई। आगे उन्होंने कहा जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है वो व्यक्तिगत समस्या है। अगर पूरे देहरादून की मैं बात करूं, घंटाघर के पास बहुत बुरा हाल होता था, वहाँ भी हम लोगों ने काम किया। तो देहरादून में बहुत जगहों पर वाटर लॉगिंग होती थी, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरह से काम हुआ है, तभी वाटर लॉगिंग पहले से कम हुई है। ये तो मैं कह नहीं सकता कि नहीं है, लेकिन पहले से कम हुआ है। और ये देहरादून का सौभाग्य है कि देहरादून स्लांटिंग है। जब भी बारिश होती है तो मुश्किल से 1 घंटे के अंदर पानी यहाँ से निकल जाता है। अगर कहीं पर जलभराव आपको दिख भी रहा होगा तो कहीं ना कहीं व्यक्तिजनित समस्याएं भी हैं। कहीं जैसे नाले कवर कर दिए गए हैं, नालों पे इंक्रोचमेंट हो गया है। कहीं आप देखेंगे लो लाइंग एरिया में घर बना दिए गए, प्रॉपर्टी ओनर ने बहुत बेतरतीब तरीके से यहाँ पर ज़मीनें बेची, उस पर घरों के निर्माण हुए हैं, जिसके कारण निकासी प्रभावित हुई है। उत्तराखंड में मानसून सीजन अब अपने रंग दिखाने लगा है। एक और जहां मौसम विभाग ने कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, तो वहीं गढ़वाल क्षेत्र में भी लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रहरियों को एक्टिव किया। अब मानसून सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश बताई गई है। ऐसे में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बरसात होने की आशंका है और इन हालातों में नुकसान भी उतना ही ज्यादा आंका जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में 4 दिन तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया अगले 4 से 6 दिनों के भीतर प्रदेश के सभी जिलों में बरसात देखने को मिल सकती है। तो वहीं कुमाऊं के पहाड़ों से लगने वाली मैदानी क्षेत्र में सामान्य से ज्यादा बारिश देखी जा रही है। अच्छी बारिश जो है खासकर कुमाऊं में और साथ में फिर बाद में गढ़वाल में भी वो मिलने वाली है। और वेरी हैवी रेंज तो मतलब ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं जो हमारे प्लेन्स वाले या उनसे लगे हुए हैं जो डिस्ट्रिक्ट है हिल्स के, उनमें ज़्यादा एक्टिविटी है। और फिर अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो कुमाऊं रीजन के हैं उनमें भी अच्छी एक्टिविटी वो दिख रही थी। तो ये चीज़ बोली गई कि अभी सप्ताह या 5 से 6 दिन जो है अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ेंगी, उसके लिए बोला गया है। और दूसरा चीज़ ये जो ऑब्जर्वेशन हम लोग का है वो ये है कि दिन के समय तो लोग चपेट में नहीं आते हैं, क्योंकि वो भी जाग रहे हैं, देख रहे हैं अपने आसपास जो है, या सूचना वगैरह भी उनको आदान प्रदान वो होता रहता है। तो इसकी वजह से फिर कोई चपेट में जल्दी से नहीं आ सकता है जो। लेकिन रात्रि के समय होता है कि जो उनको सूचना नहीं मिल पाती है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।